एक ही एलिमेंट जो फ्यूल में भी है, परफ्यूम में भी है, शुगर में भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी और हर जगह पे है, उसके बारे में हम अब समझेंगे कि वो कैसे कैसे हर जगह पे है, वो कौन सी केमिकल रिएक्शन करके हर जगह पे घुसा हुआ है, बैठा हुआ है। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं कि हाउ कार्बन रिएक्ट्स, हाउ कार्बन केमिकली रिएक्ट्स विद एवरीवन। तो ये सब समझने के लिए उसके केमिकल रिएक्शन समझने पड़ेंगे। तो चलो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे वो करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला हम समझते हैं कंबस्शन, जो कार्बन का बेसिक और बहुत ही बेसिक यूज है हमारी डेली लाइफ के अंदर, दैट इज कंबस्शन। हम फ्यूल जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, राइट, कोयला जलाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, और बहुत सारी जगह पे हम कार्बनिक यानी कि कार्बन की चीज़ों को जला के बहुत सारी जगह पे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? उसके कंबस्शन से। किसी भी चीज़ को जलाओ तो उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको? ऑक्सीजन का सप्लाई, राइट। ऑक्सीजन के बिना किसी भी चीज का बर्निंग इज नॉट पॉसिबल। तो सेम होता है कार्बन के साथ। तो कार्बन जो है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे कार्बन और उसके कंपाउंड्स के हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत सारी हीट और बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस करता है। इसलिए कार्बन का कंबस्शन जो है हमें काफी यूजफुल होता है, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट, राइट। वो फार्नेस आता है ना, ऐसे वो भूत वाले मूवीज में आप लेके लड़की भूत लेके जाता है ऐसा, तो उसके अंदर भी क्या चलता रहता है? केरोसिन, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, राइट। तो लाइट वाले लैंप्स के लिए भी हमें कार्बन का कंबस्शन करना पड़ता है, तो हीट और लाइट। ओके, फिर अकेला कार्बन डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता है, लेकिन एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं मीथेन, ब्यूटेन, ये सबको। तो मीथेन जो है, जैसे आगे बताया है, मीथेन जो है दैट इज द मेन एलिमेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस जिसको गांव में, जो मतलब डेवलप्ड गांव है जहाँ पे बायोगैस को अच्छे से बनाया गया है, उसमें से जो गैस आती है उसका मेन एलिमेंट रहता है मीथेन। और वो जो मीथेन है उसको वहां पे हम जैसे LPG यूज करते हैं, वैसे वहां पे जिसके आजू बाजू में बायोगैस है वहां पे मीथेन का यूज होता है टू बर्न एंड टू गेट द हीट। मतलब खाना बनाने के लिए जो हीट चाहिए वो LPG की जगह पे। तो मीथेन, इवन मैं जो बोल रहा हूँ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी कार्बनिक ही है, मतलब इसको भी कार्बन से ही बनाया जाता है। ओके, इसमें ब्यूटेन होता है, लेकिन यहाँ पे हम मीथेन को यूज करते हैं। ओके, इसमें होता है ब्यूटेन, C4H10 मेन एलिमेंट के फॉर्म में। यहाँ पे बायोगैस में होता है मीथेन। तो मीथेन भी एक कार्बनिक कंपाउंड है, उसको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के सेम CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस गैस, सॉरी, लाइट मिलता है। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक पॉल्यूटेंट है, उसके साथ साथ H2O भी मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेसिक नीड है ना, H2 इज द वाटर। तो एक एडवांटेज रहता है जब मीथेन को जलाया जाए, यानी कि दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मोर क्लीनर फ्यूल। ओके, इसको क्लीन फ्यूल कंसिडर किया जा सकता है बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग H2O एज वेल विद CO2। ओके, जो फ्यूल CO2 प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे उसको हम प्योर क्लीन फ्यूल बोलेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा CO2 थोड़ा H2O इज गुड। देन ये है अपना इथेनॉल। देखो इथेनॉल, हम अगर देखें इथेन में दो कार्बन होते हैं, हर एक जगह पे हाइड्रोजन लगा होता है। ओके, हर एक जगह पे उसमें हाइड्रोजन लगा होता है। ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इफ आई पुट इट OH हियर, तो क्या बन जाएगा? ये C2H3+2, कितने हुए? C2H5, और एक OH। ओके, आप बोलोगे C2H6 और O नहीं लिख सकते, तो वो O लिखने पे, यानी कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो C2H6O, नहीं, ये कीटोन हो जाएगा। तो जिसको जैसे लिखना पड़ता है वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। ओके, ये ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ये कीटोन हो जाएगा, हमको इसको ऐसे ही लिखना है C2H5 और एक जो हमारा एक्टिव ग्रुप है, ओके, वो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो उसमें 2A2 ऐड होके बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट।
तो हमने देखा कि तो इसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग कार्बन जो है वो अलग अलग कंपाउंड्स, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स भी O2 के साथ बर्न होके यानी कि O2 के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि कार्बन जो है एज अ कंबस्शन प्रोसेस हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है, राइट। ओके, अभी उसमें भी डिटेल में देखें थोड़ा सा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अभी हम आगे पढ़ चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। फिर भी बता दूं कि जहां पे कार्बन्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, सी सी सी, खाली सिंगल बॉन्ड, उसको सैचुरेटेड कार्बन बोला जाता है। तो सैचुरेटेड कार्बन्स, और जहां पे कहीं पे भी कोई भी एक जगह पे अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी एक जगह पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। ये अगर मैं बोलूं तो इसको ब्यूटेन बोलेंगे, इसको ब्यूटीन बोलेंगे और इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। लिख के बता देता हूं, ये जो है इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन। तो तीनों के अलग अलग नाम है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन। एक ही जगह पे कार्बन का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी होता है, उससे वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। क्यों बनता है उसके लिए आगे वाला वीडियो देख लो, उसमें समझाया मैंने। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब जलते हैं, मतलब जब उनको बर्न किया जाता है तो कैसी फ्लेम्स आती है। तो पहले तो सैचुरेटेड वालों को जलाओगे तो कैसी आएगी, ब्लू और क्लीन फ्लेम। जैसे CH4 मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, ये भी ब्यूटेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे मैंने बताया ना LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर पे बॉटल में आता है, उसको जलाते हो तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है ना, क्लीन ब्लू फ्लेम। आपने कभी देखा कि गैस पे जो रखे हुए बर्तन के नीचे कुछ काला काला सा हो गया हो? नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्लीन फ्लेम रहती है, उसमें और कुछ नहीं रहता है, सिर्फ फ्लेम रहती है और वो हीट और बहुत सारी हीट और थोड़ी सी लाइट जनरेट करती है। ओके, तो ज्यादा लाइट चाहिए, कम हीट चाहिए, तो उसके लिए अनसैचुरेटेड को यूज किया जाता है। जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कैसी फ्लेम देते हैं, येलो कलर की जो ज्यादा ब्राइट होती है, और सूटी मतलब थोड़ी धुएं वाली। धुआं दिखते नहीं है सच, लेकिन उसके ऊपर कोई बर्तन रखो या फिर किसी का अपना हाथ रख दो, हाथ मत रखना गर्म लगेगा, लेकिन कोई बर्तन रख दो या फिर कुछ रख दो ऊपर, या फिर कोई बर्तन जहाँ पे उसमें कुक कर रहे हो तो उसके नीचे ब्लैक कलर की एसिड जमा हो जाएगी जो एक्चुअली कार्बन होता है। तो मतलब उसके अंदर सूट रहता है, सूट यानी कार्बन पार्टिकल रहता है जो दिखता नहीं है फ्लेम के दौरान, लेकिन उसके ऊपर कुछ रखने पे धीरे धीरे आपको आइडिया आएगा कि इसमें सूट आ रहा है। तो येलो कलर की सूटी फ्लेम आ रही। मतलब अगर आपके घर पे प्राइमस यानी वो जो कैरोसिन से चलने वाली चीज यूज हो रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज एग्जैक्टली कि चेक करो कि जो कलर है फ्लेम का वो कौन सा है। अगर येलो कलर का आ रहा है तो उसे ज्यादा एयर की जरूरत है, ज्यादा एयर दोगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो सूटी फ्लेम से जलते हैं। तो दिस इज अबाउट कंबस्शन, और यही कंबस्शन जो है हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा पार्ट है। इसके अलावा भी कार्बन जो है बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस करता है, तो एक एक करके उसको भी देख लेते हैं। लेकिन उसका जो मेन काम है हमारी लाइफ में दैट इज कंबस्शन। ऐसा नहीं कि बाकी चीजों का काम नहीं है, काम है। ओके, परफ्यूम्स बनते हैं, दिस आर कंबस्शन इज ऑल अबाउट फ्यूल्स। लेकिन हम परफ्यूम्स भी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं जैसे फूड में डालने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है उसमें भी कार्बन है। कैसे है वो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला देखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करना, राइट। ऑक्सीजन ऐड करो या फिर हाइड्रोजन निकालो तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीजन प्लस करो या फिर हाइड्रोजन को माइनस करो, हाइड्रोजन हटा दो। हाइड्रोजन अगर है किसी के अंदर तो उसको हटा दो या फिर ऑक्सीजन को ऐड कर दो, दोनों चीजों को ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ओके, नाउ इफ यू सी कि ये जो है ये क्या है, देखो C2H5OH जो हमने अभी लिखा था C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल यानी कि अगर इसको ऐसे बोले तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मतलब अल्कोहल है। ओके, अभी इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करा रहे हम, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डाल रहे हैं। देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना मतलब O2 के साथ रिएक्ट कराना। यहाँ पे मैंने O2 के साथ रिएक्ट नहीं करवाया है, देखो O को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाला हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा है, हम उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड कर रहे हैं।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो सामने वाली चीज का ऑक्सीडेशन करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। समझ रहे हो, मतलब उसके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालने की वजह से वो जो चीज है, यानी कि हमारा यहाँ पे इथेनॉल जो है उसके साथ ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ओके, अगर इथेनॉल को O2 के साथ रिएक्ट कराओगे, देखो यहाँ पे, तो वो तो जल जाएगा, गायब हो जाएगा। हमें उसको ऑक्सीडेशन कराना है, उसका ऑक्सीडेशन कराना है। ओके, ऑक्सीडेशन कराना है तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ेंगे। यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी, ये एक है और ये एक है, ये है अल्कलाइन KMnO4, इसको अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं। पोटेशियम, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट। और ये जो है एसिडिफाइड K2Cr2 यानी K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इन दोनों में से कोई भी आपका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकता है इथेनॉल के साथ। तो इथेनॉल के अंदर अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 का 1-2 ड्रॉप डाल दो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होके मिलेगा क्या, CH3COOH। ये जो है इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो कि विनेगर में आता है। 7 to 20% एसिटिक एसिड और बाकी सारा पानी ले लो तो विनेगर बन जाता है। ये है CH3COOH, उसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। और इसका जो अगर केमिकल नेम देखो तो इथेनोइक एसिड। यस, इसका केमिकल नेम देखो तो 2 कार्बन है इसलिए इथेन और COOH है इसलिए ओइक एसिड। COOH के होने की वजह से ओइक एसिड बोला जाता है, तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। ओके, उसी को एसिडिक एसिड बोलते हैं। तो ये एक रिएक्शन हुआ। ओके, इसमें आप एक एक्टिविटी सिंपली कर सकते हो घर पे अगर है तो इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल जनरली अल्कोहल है, अल्कोहल यानी कि दारू, शराब। ओके, तो उसके अंदर अगर आप जैसे 1-2 ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हो, पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट जनरली पर्पल कलर का होता है। इसका कलर जो है ये जो है पर्पल कलर का होता है। तो पर्पल कलर जब आप इसके अंदर डालोगे तो तुरंत ही पर्पल कलर जो है वो गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा। अभी ये बनेगा कि नहीं वो आप नहीं चेक कर पाओगे, लेकिन इसका पर्पल कलर गायब हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ये बन चुका है। ओके, ये एक स्मॉल एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो चलिए और भी रिएक्शन से देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन रिएक्शन। आपको बता दूं कि एडिशन रिएक्शन जो है वो जनरली अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स करते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड की बात करें तो जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उनको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, और वो ही एडिशन रिएक्शन करते हैं क्योंकि उनके पास एडिशन के लिए जगह होती है। ऐसा जनरली है कि कार्बन के आजू बाजू टोटल 4 जगह होती है, बिकॉज उसके एक्स्ट्रा मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 उसको फुलफिल करने हैं, तो 4 के साथ वो शेयरिंग करता है। तो 4 शेयरिंग के लिए अब अभी यहाँ पे 2 लाइन तो हो गई, देखो 4 में से 2 लाइन तो हो गई, तो इधर एक बची इधर एक बची। अभी कार्बन को क्या चाहिए कि वो लोग ऑब्वियसली 4 अलग अलग जगह पे कंपाउंडिंग करना चाहेंगे, 4 अलग अलग जगह पे किसी के साथ जुड़ना चाहेंगे। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है यानी वो खुद के साथ ही 2 बार जुड़ा हुआ है, ऐसा बोल सकते हो। मतलब ये उसको अच्छा नहीं लगता है, अंदर से उसको फील नहीं आती, इसलिए ये बॉन्ड तोड़ के वो ऐसा कुछ बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा। मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ के वो इधर और ये वाला इधर ऐसे बनाने की वो ट्राई करेंगे। ठीक है, इसलिए ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है जैसे इथीन, ओके, इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ये सारे एडिशन रिएक्शन करेंगे। एडिशन रिएक्शन में सिंपल है, देखो C2H4 जो कि ये है C2H4, राइट। C2H हाइड्रोजन किधर है, तो जो खाली जगह पड़ी है वहां पे हाइड्रोजन है। तो C2H4 जो है दैट इज उसके अंदर अगर H2 ऐड कर दिया जाए तो देखो इधर C और C ये तो था ही, राइट। इधर नया हाइड्रोजन, इधर नया हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ओके, तो इट इज लाइक दिस, C2H4 जो है कन्वर्ट हो जाता है, इथीन जो है कन्वर्ट हो जाता है इथेन में, और वो होता है निकल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट की अवेलेबिलिटी में। अभी ये जो एरो के ऊपर लिखा जाता है वो उनको बोला जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो रिएक्शन हो रही है उसको स्पीड अप कर देते हैं।
बूस्ट कर देते हैं, ओके, थोड़ा स्पीडी कर देते हैं, जिससे जो रिएक्शन जो है वो ऐसा ही हो और बूस्टेड भी हो। अभी आप बोलोगे कि सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, नहीं, कैटलिस्ट जो है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाने के लिए, जैसे C2H4 और H2 जो है वो एक दूसरे के साथ प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन मानते नहीं, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो बीच में एक बंदा आएगा जो इन दोनों को बात करवाएगा, निकल या पैलेडियम, समझ रहे हो। तो वो एक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है और रिएक्शन को बूस्ट भी करते हैं, उनके बिना रिएक्शंस नॉट पॉसिबल टाइप ऑफ ही होती है, ओके। ये वाली रिएक्शन करनी है तो निकल या फिर पैलेडियम लाना पड़ेगा, कहने का मतलब। यहाँ पे फिर अगर उसको भी आगे देखो कि ये वाला, जैसे अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले क्या करना पड़ेगा, H2 ऐड करके आपको पहले डबल बॉन्ड वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इथाइन जो है, इथाइन इट विल बी कन्वर्टेड टू इथीन फर्स्ट, फिर उसमें H2 ऐड करके फिर से वो बनेगा इथेन। तो जो अनसैचुरेटेड वंस है वो जनरली ऐसे कन्वर्ट होते हैं। इसमें इसको हाइड्रोजिनेशन भी बोला जा सकता है, ओके। ये जो H2 जो ऐड कर रहे हैं ना हम, तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजिनेशन। जैसे जनरली वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजिनेशन करके सॉलिड फैट्स बनाए जाते हैं। आपने मार्गरीन देखा होगा, मार्गरीन नहीं देखा, बटर देखा है, बटर, हाँ, तो बटर जो अमूल का बटर आता है वो बटर होता है, ओके। और उसकी जगह पे उसके रिप्लेसमेंट में जो दुकान वाले यूज करते हैं ना वो सस्ता बटर, वो होता है मार्गरीन। मतलब अवेलेबिलिटी में अगर बटर महंगा पड़ता है तो वो लोग ऑब्वियसली मार्गरीन यूज करेंगे, सॉरी नेक्स्ट बटर यूज करेंगे। वो बेसिकली होता है वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रेशन करके मार्गरीन बनाया जाता है, और मार्गरीन दिखता बिल्कुल बटर जैसा है, टेस्ट भी ऑलमोस्ट बटर जैसा आता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो बटर है या मार्गरीन है, लेकिन वो मार्गरीन ही होता है जब आप कोई सस्ती वाली दुकान पे खाते हो, या फिर महंगे वाले भी यही करते हैं। मैं ऐसा किसी को सस्ता वाला महंगा वाला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई लोग जो फूड में डील करते हैं, फूड डीलिंग्स में, वो मार्गरीन का यूज करते हैं। वो बैटर जैसा ही दिखता है, टेस्ट में भी सिमिलर ही लगता है, ओके। तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक को हटा के दूसरे को लगाना, ओके। अभी इसको तो क्या है कि ये देखो, अभी पहले फिर से इसके ऊपर आ जाते हैं हम। तो अगर इसके पास बहुत सारी दो लगे हुए हैं, ठीक है, उसके पास और एक बॉन्ड बनाने के लिए जगह है, तो आपको उसको जो कुछ भी दोगे ना, तो वो क्या करेगा, पहले ये बॉन्ड तोड़ के एडजस्ट करेगा, ये बॉन्ड तोड़ के ये जो नई जगह बनाएगा और नई जगह पे एडजस्ट करने की ट्राई करेगा, यानी कि अनसैचुरेटेड है इसलिए। अभी सब्स्टिट्यूट यानी एक को हटा के दूसरे को लाना, तो एक को हटाने के लिए जगह फुल होनी चाहिए, समझ रहे हो। अगर 2 सीट खाली पड़ी है तो 2 सीट खाली पड़ी है और नया बंदा आएगा तो वो खाली सीट पे बैठेगा, दूसरा नया बंदा आएगा दूसरी खाली सीट पे बैठेगा, राइट। लेकिन अगर सीट ही खाली नहीं है तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक को उठ के दूसरे को बैठना पड़ेगा। तो सीट खाली नहीं कब होती है, जब सैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं 1 2 3 and 4, ओके। सीट खाली कब नहीं होती है, तो जब सभी जगह पे सब बैठे होते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप Cl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे ये H जो था इसको हटा के इधर Cl बैठेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, CH3Cl, CH4 यानी कि मीथेन जो था अभी क्या बन गया, वो क्लोरोमीथेन। क्या बना वो, क्लोरोमीथेन, समझ रहे हो। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है वो जनरली इस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि उनके पास बिठाने के लिए जगह नहीं होती को उठा के, और हाइड्रोजन को जनरली उठा देता है कार्बन और उसकी जगह पे किसी और को रख देता है, ओके। आगे भी देखा है हमने, कभी कभी H की जगह पे OH लगा हुआ होता है ना, कभी कभी H की जगह पे CO लगा हुआ होता है, तो H हट जाता है प्यार से, तो उसको इतना ज्यादा बहुत पड़ी नहीं है। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम एक दो ऐसे हमारी गिवन है कि 2 ऐसे कार्बन कंपाउंड्स है कि वो बहुत ही लाइफ में काम आते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए, और वो दोनों जो है दैट इज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इथेनॉल जो है दैट इज C2H5OH, उसका ये है, इसमें OH होने की वजह से ऑल लगाना है तो OH होना चाहिए लास्ट में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं उसको, और OH लास्ट में है तो उसके पीछे ऑल लगता है। इथेन C2H6 था, यहाँ पे जैसे देखा हमने C2H6 था, ओके, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको हटा के OH लग गया, तो ये क्या बन गया, C2H5OH, और वो है इथेनॉल,
ओके, बहुत ही लाइफ में काम की चीज है, कलरलेस है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर है। ओके, अल्कोहलिक बेवरेजेस में इसका यूज होता है। ओके, ये पूरा का पूरा 100% अगर पी जाओगे तो मर जाओगे। ये शराब है, लेकिन शराब यानी कि दारू जो है उसके अंदर इसका पार्ट होता है। ओके, 20 to 40% तक, कभी कभी 50% तक, लेकिन पूरा का पूरा ये नहीं हो सकता। इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेजेस। पूरा का पूरा डायरेक्टली अगर पिया जाए तो ये मर जाएगा। वो नेल पेंट रिमूवर आता है ना, नेल पेंट लड़कियों के लिए, नेल पेंट रिमूवर के लिए, उसमें भी बहुत ही कम, मतलब 50 to 60% ही इथेनॉल होता है। तो समझो बहुत ही खतरनाक चीज है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज होता है, डायरेक्टली नहीं यूज हो पाता, बहुत ही कम मात्रा में इसमें यूज होता है। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में, फिर मेडिसिन में भी काफी जगह पे यूज होता है, जैसे टिंचर आयोडीन। हम ऐसे बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट, मतलब जब हमको लगती है जो आयोडीन, वो अपना डेटॉल आता है ना, डेटॉल से साफ करते हैं हम, साफ करने के लिए थोड़ा हल्का हल्का जलता है वो, है ना, तो वो जो डेटॉल से साफ करते हैं वो होता है एक्चुअली टिंचर आयोडीन। येलो कलर का आता है ना डेटॉल का, जिससे हम घाव को साफ करने की ट्राई करते हैं, तो वो होता है टिंचर आयोडीन। फिर कफ सिरप में भी आता है, जैसे ग्लाइकोडीन हो गई। ओके, उसमें भी ये आता है। देन टॉनिक्स पीने के लिए, मतलब जो शक्तिवर्धक टॉनिक्स होते हैं उसमें भी ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है। उसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम इथॉक्साइड। इसको बोलते हैं हम सोडियम इथॉक्साइड, इसीलिए रिएक्शन का नाम भी है प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्साइड। ओके, फिर से एक बार, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम इथॉक्साइड। इसके अलावा डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी करता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि उसमें से हाइड्रोजन को हटा देना, ऑक्सीजन को हटा देना, तो C2H5OH। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को हटाना, सॉरी, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O को हटाना, सॉरी, H2O यानी कि पानी का, उसमें से पानी को उसमें से निकाल देना। जनरली हमें पानी को किसी की चीज के अंदर से निकालना होता है तो उसको गर्म करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे भी गर्म ही कर रहे हैं, लेकिन गर्म करने से H2O निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो बॉन्ड बन चुका है, मतलब वो उसके अंदर एक पार्ट है, H2O अलग से नहीं है। अगर ऐसा होता, देखो C2H6.H2O, तो ये वाला पानी जो है, ये वाला H2O जो है, इसको गर्म करने से वो निकल जाएगा। लेकिन इसमें तो वो जुड़ा हुआ है, देखो इन दोनों में फर्क है ना, इसमें तो वो अच्छे से जुड़ा हुआ है, उसका केमिकल बॉन्डिंग हुआ है। तो केमिकल बॉन्डिंग को हटाने के लिए सिर्फ गर्म करना काम नहीं आएगा, हमें उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करना होगा। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको अच्छे से गर्म करना होगा, तब उसमें से H2O निकलेगा। और H2O निकलने के बाद वो क्या बनेगा, इथिन, नॉट द इथेन। ओके, ये क्या बनेगा, इथिन। दो हाइड्रोजन कम रहेंगे, देखो इथिन क्या होता है, फिर से एक बार डबल बॉन्ड ऐसे, तो ये इथिन बनेगा, 4 हाइड्रोजन। ओके, डबल से अगर 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो सैचुरेटेड होता है। डबल जितने ट्राई, मतलब डबल ही 2 का डबल हो गया 4, तो वो इथिन होता है। और डबल से कम हाइड्रोजन हो तो उसको इथाइन बोलते हैं। ओके, तो C2H5OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पे ये बनेगा हमको इथिन। ये इसका केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, और उसको इन कॉमन एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, जो कि 5 to 8%, मैंने आगे भी बताया है, वो 7 to 20% तक वो विनेगर का फॉर्म भी होता है, और 5 to 8% यूज करके उसको प्रिजर्वेटिव भी बनाया जाता है। अब बोलोगे परसेंटेज क्या है, तो उतना उसको लेना है, बाकी वाटर। ओके, तो 5 to 8% एसिटिक एसिड रख के प्रिजर्वेटिव यानी कि अचार के अंदर और ऐसी चीजों जिसको संभाल के रखनी है लंबे टाइम तक, तो उसको विनेगर में रखा जाता है। और हम कभी कभी, मतलब 7 to 20% खाने के लिए जो विनेगर आता है उसमें 7 to 20% तक होता है। 20% इज द हाईएस्ट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ही ज्यादा खट्टा रहता है। हम जनरली 7 to 10% की रेंज में ही विनेगर का यूज करते हैं। तो ये जो अमाउंट है दैट इज फॉर प्रिजर्वेटिव पर्पस। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही कम रहता है, 290 केल्विन। 290 केल्विन, बहुत ही कम। 273 पे जीरो होता है। ओके, जीरो से ऊपर अगर ये कंसिडर करें तो दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस ओनली। 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री।
और 290 है तो 17 ऐड कर दो तो 17 डिग्री सेल्सियस ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसलिए ऐसा बोलेंगे हम कि ये जो है वो कोल्ड वेदर में ठंडा मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ये जो सॉलिड फॉर्म है वो होता है ग्लेसिड एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है ये बिफोर मतलब इन द कोल्ड वेदर्स। तो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी एज अ प्रिजर्वेटिव ही यूज होता है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो उसके केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो एस्टरिफिकेशन यानी मेकिंग ऑफ द एस्टर्स, CH3COOH, हमारा जो CH3COOH यानी कि हमारा जो एसिटिक एसिड है उसको हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि एज यूजिंग वी आर यूजिंग द कैटलिस्ट ऑफ एसिड, एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो बनता है एस्टर, CH3COOC2H5, एक एस्टर प्रोडक्ट मिलता है। एस्टर के बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं समझना है अभी, लेकिन एस्टर्स आर हैविंग स्वीट स्मेल्स, स्वीट उनकी स्मेल होती है, उसके साथ थोड़ा सा पानी जनरेट होता है। तो किसी हमें अगर एस्टर बनाना है तो मेकिंग ऑफ एस्टर के लिए भी, एस्टर हमारा टॉपिक नहीं है अभी, एस्टर बनाने के लिए इथेनोइक एसिड का यूज होता है। इथेनोइक एसिड के साथ इथेनॉल ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो ये बनेगा एस्टर। ओके, जिसकी एक स्वीट स्मेल होती है। इथेनोइक एसिड जो है कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे CH3COOH, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। दिस इज योर बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन वाला है ना तो बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन बिना का होता है उसको बोलते हैं कार्बोनेट। तो NaHCO3 जो है उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है CH3COONA, मेन है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कार्बन, और ये जो है हमारा सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। हम खाने वाला सॉल्ट नहीं, लेकिन जो जिसमें एसिड और बेस मिलते हैं, एक मेटालिक प्रोडक्ट एक नॉन मेटालिक प्रोडक्ट, दोनों मिलके जो बनाते हैं उसको सॉल्ट बोला जाता है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये इथेनोइक एसिड को जब हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है। इसका टेस्ट मतलब CO2 क्या मिलता है कि नहीं, वो मतलब वहां पे अगर आप लाइम वाटर रख दोगे तो लाइम वाटर जो है थोड़ा मिल्की हो जाएगा। दिस विल प्रूव दैट वहां से CO2 पास हुआ है, यानी कि CO2 जनरेट हुआ है। CO2 का ये टेस्ट है। CO2 लाइम वाटर में से अगर पास करो तो लाइम वाटर जो है क्लियरली विजिबली आपको मिल्की देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे भी देखते हैं, इसमें बहुत और भी है। कार्बन कंपाउंड की 2-3 और मतलब बहुत सारी वेराइटीज है, एक दो और वेराइटीज समझ लेते हैं, जो है सोप्स और डिटर्जेंट्स। आपको जान के ऐसा लगेगा कि सोप्स और डिटर्जेंट भी कार्बन से ही बनते हैं। कार्बन ब्लैक कलर का होता है, लेकिन वही गंदा भी करता है और वही क्लीन भी करता है। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स जो है वो हम समझते हैं कि सोप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड सोप्स जो है बेसिकली वो मिसेल्स के थ्रू क्लीन करते हैं। मिसेल क्या होता है वगैरह मैं समझाता हूं आपको। उसको क्लस्टर भी बोला जाता है, क्लस्टर्स। ओके, तो मिसेल ही जनरली उसका नाम है, लेकिन क्लस्टर भी बोला जाता है कई कई जगह पे उसको। तो सोप जो है उसको समझाता हूं मैं। यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि सोप है क्या। इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एक बड़ी सी लंबी, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये बड़ी सी लंबी एक कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है CH3COOH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH3CH2COOH, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ रहे हो? इथेनोइक एसिड COOH जहां पे लगा होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये हो गया इथेनोइक एसिड, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, और ये एक लंबी सी चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसके हेड के ऊपर लगा हुआ है एक सोडियम प्लस, सोडियम या फिर वहां पे पोटेशियम लगा हो सकता है, जो कि आयोनिक फॉर्म में रहता है। इसलिए यहां पे बोलेंगे शॉर्ट आयोनिक पार्ट, जिसको हम हाइड्रोफिलिक हेड बोलेंगे, क्योंकि सोडियम जो है वो पानी को बहुत ही अच्छे से प्यार करता है। इसलिए सोडियम जो है वो पानी के साथ जुड़ सकता है, यानी कि Na+ जो है वो क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक इज समथिंग विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर, और उसका ही ऑपोजिट क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिक, यानी कि ऐसी चीज जो पानी के साथ अट्रैक्ट नहीं होती है, पानी को रिपेल करती है, पानी से दूर ही भागती है। तो ऐसी चेन है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जहां पे जनरली क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है यहाँ पे। तो दो चीजें हैं इसमें, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। एक चीज है जो हाइड्रोफिलिक पानी के साथ अट्रैक्ट होगी, दूसरी चीज है वो पानी से दूर भागेगी। और
स्पेशलिटी ये है कि ये जो पानी से दूर भागने वाली चीज है वो ऑयल, डर्ट, ऐसी चीजों के साथ वो अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि जो भी दाग धब्बे होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर या फिर हमारे कपड़ों के ऊपर वो हल्के से ऑयली जरूर होते हैं। ओके, तो अभी एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूं कि हाउ ये मिसेल फॉर्म होता है और हाउ इट वर्क्स। तो ये समझो कि एक सरफेस है, ये समझो कपड़े हैं, हमारे कपड़े के ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है जो एक दाग है, जो एक डर्ट है या फिर ऑयल का धब्बा लगा हुआ है। तो क्या होगा जब हम उसको पानी से धोएंगे तो पानी तो ऊपर से चला जाएगा क्योंकि ये कैसा है, ऑयली है। अभी पानी के अंदर हम जब सोप ऐड करेंगे तो क्या होगा कि पानी के अंदर सोप ऐड करने की वजह से यहाँ पे एक ये चीज हो जाएगी जिसमें Na+ जो है वो पानी के साथ मिक्स गया होगा, लेकिन ये मिक्स नहीं हुआ होगा। तो क्या होगा एग्जैक्टली कि ये जो टेल है वो इसके साथ जब यहां से वो पानी पसार होगा, पास होगा, तो ये जो टेल्स है इट विल लाइक दिस, यहाँ पे उसका हेड पकड़ लेते हैं, हर एक टेल जो है इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगी, देखो ऐसे इसके साथ जुड़ जाएगी हर एक डायरेक्शन में। और जो ये हेड में बता रहा हूं, हेड जो है, ये जो टेल है किसके साथ जुड़ गई, देखो यहाँ पे धब्बे के साथ, जबकि हेड जो है वो कहां पे जुड़ गया, हेड जो है वो तो पानी के साथ है क्योंकि आजू बाजू हमने सब पानी पानी डाला हुआ है इधर, तो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, और टेल जो है इसके साथ जुड़ गए। अभी इनके बीच में बॉन्डिंग हो गया, यानी कि ये छोड़ेंगे नहीं अपने बॉन्डिंग को और हम पानी को पास करते जाएंगे। तो ये जो पोर्शन है, ये जो हेड्स है वो उसको पकड़ के, समझ रहे हो, पानी के साथ उसको पकड़ के खींच के बाहर ले जाएंगे। और ये जो राउंड स्फेरिकल जैसा ऑब्जेक्ट, मतलब आजू बाजू सब जगह पे, वो जो जहां पे भी वो धब्बा लगा हुआ है ना उसके सब जगह पे ऐसा राउंड में स्फेरिकल फॉर्म में ऐसा जनरेट हो जाएगा, उसी को हम मिसेल या फिर क्लस्टर बोलते हैं। तो समझ गए कि ये जो पोर्शन जहां पे धब्बा था वहां पे ये जो टेल है वो चिपक गई जाके, और पानी का वॉल, जो पानी के साथ जो जुड़ने वाला भाग था वो बाहर ही रह गया, पानी के साथ रह गया। और पानी वहां से जब बहता जाएगा पानी वहां से, वॉशिंग मशीन में ये होता है, जब कपड़े धोते हैं बाहर तभी वो पानी को फ्लो कराते हैं, जब हम बर्तन साफ करते हैं, हमारे बॉडी को साफ करते हैं, तब भी हम हमारे ऊपर पानी डालते हैं, बर्तन में भी पानी डालते हैं। तो जैसे पानी डालते जाएंगे वो पानी के साथ ये हेड्स जो है वो ऐसे पकड़ के उसको खींचते रहेंगे, और ये जो पोर्शन है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। पहले ऊपर का लेयर, फिर उसके नीचे का लेयर, फिर ऐसे ऐसे करके वो पूरा का पूरा धब्बा जो है वहां से साफ हो जाएगा। ओके, तो ऐसे काम करता है मिसेल। मिसेल्स का वर्किंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इफ यू आर स्टडिंग, और मिसेल अगर आपके टॉपिक में है तो मिसेल IMP है क्वेश्चन। हार्ड वाटर एक चीज होती है, हार्ड वाटर जो जनरली वाटर क्या होता है उसमें ज्यादा सॉल्ट्स नहीं होता है, अगर होते भी है तो बहुत ही कम मात्रा में, वो सिर्फ H2O होता है, राइट, पानी होता है। लेकिन अगर उसमें Mg2+ यानी कि मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के सॉल्ट्स एडेड है तो वो हार्ड वाटर कहलाता है। मैग्नीशियम या कैल्शियम के अगर सॉल्ट्स है वहां पे तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। अब ये हार्ड वाटर जो है वो थोड़ा टफ रहता है सॉल्व करने में, जबकि हम जहां पे हम सोप्स ऐड करेंगे, मतलब सोप्स को क्या करना था, मिसेल पे जाना था, लेकिन सोप्स जो है वो इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट्स जनरेट कर लेंगे। मतलब जैसे ही आप उसको डालोगे तो Na+ जो है वो Mg2+ इधर चला जाएगा, Ca2+ इधर चला जाएगा, Na2+ निकल जाएगा, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो हट जाएगा, उसकी जगह ये ले लेंगे Mg2+ या Ca2+। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी सोप पार्टिकल्स विल बी वेस्टेड इन रिमूविंग Mg2+ एंड Ca2+ फ्रॉम द वाटर। मतलब हार्ड वाटर को सादा वाटर, सॉफ्ट वाटर बनाने में ये सोप जो है खर्च हो जाएगा, तो बहुत ही कम एप्लीकेबल हो पाएगा वो, जहां पे उसकी एक्चुअल में जरूरत है मिसेल्स की फॉर्म बनाने के लिए, राइट। तो पार्टिकल्स इधर देखो, इतने सारे पार्टिकल्स की जरूरत है मिसेल बनाने के लिए, तो अगर वो इसको हटाने में लग गया तो उसका काम जो मेन है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, एफिशिएंट जो क्लीनिंग है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। ओके, तो हार्ड वाटर्स में साबुन जो है, सोप जो है वो अच्छे से क्लीनिंग इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो Mg2+ और Ca2+ के जो उसके अंदर डिजॉल्व्ड आयंस है उसको हटाने के लिए पूरा अपना एनर्जी तो नहीं होता, लेकिन पूरा अपना जो पार्टिकल्स है वो वेस्ट कर देता है, और वो दाग के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड डिटर्जेंट। वो क्या होता है, तो वो भी सोडियम सॉल्ट ही होता है, सोडियम सॉल्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ओके, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डू नॉट फॉर्म स्कर्म। ये जो हमने बोला ना इंसॉल्युबल पर्सिपिटेट्स, उसको स्कर्म भी बोलते हैं। ओके, तो पर्सिपिटेट्स यानी कि लिटरली आपको वहां पे कुछ फील होगा, मतलब ऐसे पर्सिपिटेट्स यानी कि थोड़े पार्टिकल्स जैसा बैठ जाएगा पानी में। ओके, तो डिटर्जेंट जो है स्कर्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इवन इन हार्ड वाटर में भी वो स्कर्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी कि वो इसके साथ डील ही नहीं करेंगे, तू जा बे तेरा काम कर, मुझे अपना काम करने दे, काइंड ऑफ दैट बिहेवियर होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको वो हार्ड वाटर को कन्वर्ट करेगा, पहले सॉफ्ट में फिर काम करेगा, नहीं, वो ऐसे आयंस के साथ डील ही नहीं करेगा। ओके, और ऐसे आयंस के साथ डील नहीं करेगा तो क्या होगा, वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम कर पाएगा विदाउट प्रोड्यूसिंग द स्कर्म, यानी कि उसका जो काम है वो कर पाएगा। इसीलिए डिटर्जेंट्स का यूज होता है शैम्पूज में, लॉन्ड्री पाउडर्स में एंड क्लीनिंग एजेंट्स के फॉर्म में उसका अच्छे से यूज होता है। ओके, और भी थोड़ा सा है, देख लो, बाकी है हल्का सा, बाकी प्लीज खत्म करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो है जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला कि बर्निंग विथ और विदाउट फ्लेम्स, कुछ एलिमेंट्स जिसको हम जलाते हैं तो फ्लेम्स के साथ वहां पे फ्लेम दिखती है, और कुछ एलिमेंट्स जो कोई फ्लेम के बिना ही अंदर से जलते रहते हैं। आपने एग्जांपल के फॉर्म पे देखे तो हम जब एलपीजी मतलब गैस स्टोव जलाते हैं तो उसमें फ्लेम दिखती है, राइट। या और कोल, जो वो हुक्का वाले, जो जिन्होंने भी हुक्का देखा होगा, वहां पे देखो कोल जो है उसको सिर्फ उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता है, ना ही कोई फ्लेम निकलती है, सिर्फ वो अंदर से रेड कलर का हो जाता है, तो विदाउट फ्लेम भी वो जलता है। क्यों ऐसा होता है? तो देयर इज अ सिंपल डिफरेंस कि अगर फ्लेम के साथ जलना है तो इट मस्ट बी गैसियस और लिक्विड फॉर्म। ओके, गैसियस और लिक्विड फॉर्म में अगर आपका फ्यूल रहेगा तो वो फ्लेम के साथ जलेगा, और अगर विदाउट फ्लेम जलना है तो वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। सॉलिड फॉर्म में अगर फ्यूल है तो वो विदाउट फ्लेम जलेगा, जैसे कोयला। ओके, उसको जलाने के लिए आप क्या समझते हो कि लकड़ा जल जाने के बाद जो ब्लैक कलर का बनता है वो कोयला होता है? नहीं, दैट इज नॉट कोल। ओके, कोल इज अ डिफरेंट थिंग, इट इज अ फोसिल फ्यूल जो जमीन में से निकलता है सीधा। ओके, कैसे बना है हम उसके ऊपर भी देख ही लेते हैं कि कोल जो है वो कैसे बना है। तो कोल सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स, सालों नहीं, हाँ, मतलब बहुत सारे सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, जब बहुत सारे ऐसे मतलब पेड़ रहे होंगे, अभी भी पेड़ है, पहले भी पेड़ थे, तो पेड़ जब गिर जाते हैं उसके ऊपर जमीन का लेयर बनता जाता है, लेयर बनता जाता है, वो दबते जाते हैं। इट कैन बी ट्रीज और इट कैन बी फॉर्म्स एज वेल। तो वो दबते जाते हैं, उसके ऊपर जमीन के लेयर बनते जाते हैं, और लेयर की वजह से देखो ये पेड़ का एक लकड़ा है वो दब गया, इसके ऊपर 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 लेयर बनते गए, और नीचे दबते दबते उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हो गया, काफी ज्यादा टेम्परेचर के अंदर भी वो आ गया। तो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर ये क्या बन जाता है? कोल। ये जला हुआ नहीं है लेकिन ये कोल बन चुका है। ये कोल को आप निकालोगे, उसको जलाओगे विदाउट प्रोड्यूसिंग द फ्लेम, ये अच्छे से जलेगा, गर्मी हीट रिलीज करेगा। ओके, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बिटुमिन और वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन कोल्स जो है ऐसे फॉर्म होते हैं, और उसको जब जलाते हो तो विदाउट फ्लेम जलते हैं। सिमिलरली पेट्रोलियम यानी कि गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी बोलते हैं जिसको हम, एलपीजी है, हमारा पेट्रोल है, डीजल है, ये सब इसको पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम ऑयल निकलता है सीधा, उसको इसको क्लीन करके हम अलग अलग चीजें, पेट्रोल, डामर, ये सब बनाते हैं। ओके, पेट्रोल, डीजल, ये सब बनाते हैं। तो पेट्रोलियम भी कुछ ऐसे ही बनता है कि समुद्र के अंदर जो जैसे वेल मछली है या फिर कोई भी छोटी बड़ी मछली है वो मर जाती है। ओके, अंदर ही डेड तो होती होगी ना, दे आर ब्यूरिड, ऑटोमेटिकली उनको वहां पे ही वो दब जाते हैं, उनका बॉडी वहां पे गिर जाता है, उसके ऊपर लेयर बनते जाते हैं। सेम प्रोसेस, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, उसमें से जनरेट होता है गैस और लिक्विड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम ऐसे बनता है। और क्योंकि ये जिंदा लोगों में से, कोल भी कहाँ से बना? प्लांट्स और ट्रीज में से। पेट्रोलियम कहाँ से बना? जो ब्यूरी हुए अंदर समंदर के अंदर, जो जिंदा थे पहले, इसीलिए उसको फोसिल फ्यूल बोला जाता है। द फ्यूल दैट इज मेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स that had lived some time back. Okay, some नहीं, more time back. तो उसमें से जो बना है फ्यूल उसको बोलते हैं फोसिल फ्यूल। ओके, तो these are the two topics. ये एक है कि वाई एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है कि स्क्रबिंग और बीटिंग। जब हम कपड़े धोते हैं तो उसको स्क्रब करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। वॉशिंग मशीन में भी उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, राउंड राउंड। और जब हम जब मतलब गांव में जो गांव में धोते हैं कपड़े, उसको वो ऐसे धप धप मार के धोते हैं। क्यों जरूरी है ये, या जरूरी है भी नहीं?
तो हमने देखा कि मिसेल्स जो है वो वहां पे बनते हैं, तो मिसेल्स को निकलने के लिए दे नीड सम फोर्स, राइट। पानी को फोर्सफुली वहां से पास होना पड़ेगा। अगर स्क्रब करेंगे तो पानी फोर्सफुली पास होगा, सिंपल है। या फिर बीट करेंगे तो भी पानी फोर्सफुली पास होगा। पानी अगर फोर्सफुली पास होगा तो वो डार्क धब्बे, वो जो मिसेल फॉर्म हुआ है उसको लेके वहां से बह जाएगा, और मिसेल के साथ क्या आ जाएगा, डर्ट भी। तो डर्ट को हटाने के लिए यस, बीटिंग, एजिटेशन इज गुड, नीडेड, चाहिए। पॉसिबली अगर एजिटेशन नहीं करेंगे, स्क्रबिंग या फिर बीटिंग नहीं करेंगे, तो पॉसिबली आपका डार्क जो है नहीं निकलेगा या फिर कम निकलेगा। ओके, तो दिस इज हाउ द एजिटेशन वर्क्स। तो ये था बहुत सारा कार्बन के बारे में, और भी बहुत कुछ है कार्बन के बारे में, लेकिन हम हमारा नॉलेज यहाँ पे लिमिट करते हैं, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताना चाहूंगा कि हम जो है, मैं ये चैनल पे हर हफ्ते 500 रुपए का गिव अवे करता हूं। हर मंगलवार रात को 9:15 बजे एक सही जवाब का मैं 100 रुपए पे करता हूं। आपको सिंपली ये वीडियो देखने हैं, उसमें से सीखना है, सीख के मेरे लाइव ज्वाइन करने हैं, और लाइव में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका आंसर करना है। एक सही जवाब का 100 रुपए, 5 सही जवाब के आप 500 रुपए लेके जा सकते हो हर हफ्ते मेरे पास से। अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरे लाइव सेशंस को देखो, हर हफ्ते हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव होता है। ओके, और ये हर हफ्ते होता है, तो आप कोई भी हफ्ते अगर आपके पास टाइम हो तो ज्वाइन जरूर करिएगा। और अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल द पेइंग टीचर को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट, ये मंगलवार को कौन सा टॉपिक है, कौन से वीडियोज है वगैरह, आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।